नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह और एडोप ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम फिजिक्स के भौतिक विज्ञान की दूसरी कक्षा लेकर के आए हैं जिसमें हम ध्वनि पढ़ाएंगे। इसके पहले आप बल और दाब को अच्छे से समझ सके थे। एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। बल में हमने क्या क्या देखा था। तो बल में हमने देखा था बल की परिभाषा, बल के प्रकार, संपर्क बल, असंपर्क बल, पेशीय बल। ठीक है। दाब में हमने देखा था एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, जिसमें मैंने आपको पेन को दोनों तरफ लेकर के दबवाया था। थोड़ा टाइम हो जाता है तो फिर चीज़ों को रिकॉल भी कराना चाहिए। ठीक है, इसलिए चीज़ों को रिकॉल करवा रहा हूँ। और आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। अब सबसे बड़ी बात है कि ध्वनि आखिरकार हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, भौतिकी ऐसा विषय है, फिजिक्स ऐसा विषय है कि आपके आसपास जितनी चीजें घटित हो रही हैं उनके बारे में आपको अनुभव कराना, उनके बारे में आपको ज्ञान कराना, विश्लेषण कराना, समीक्षा करना, यही भौतिकी का मकसद है कि आप आसपास जो भी चीज घटित हो रही है उस घटित चीज को आप समझ पाइए कि वास्तव में क्या घटना घट रही है और उसका कारण क्या है। बस इतना ही मकसद है भौतिकी का। फिर जिज्ञासा और उत्पन्न करना आपके अंदर, और उस जिज्ञासा को उत्पन्न करने के बाद उस जिज्ञासा को शांत करने का काम कौन करता है? भौतिकी करती है। मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है। कैसे? ठीक है। बल में हमने देखा कि चीज, गेंद चल रही है, चलते चलते गेंद रुक जा रही है। कैसे? है ना। तो जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं उनको लेकर के, बचपन से लेकर के अभी तक आपके अंदर जो भी जिज्ञासा पैदा हुई थी उस जिज्ञासा को कौन शांत करता है? भौतिकी, फिजिक्स। इसीलिए हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले अगली जिज्ञासा को लेकर के हम आए हैं कि सर हमको सुनाई कैसे पड़ता है, ध्वनि क्या है, अब कैसे सुनाई पड़ रहा है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ कोई रबर बैंड मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, रबर बैंड नहीं मिला तो ये ग्लास मिला है। ठीक है, ये ग्लास मिला है। अब ये ग्लास आपके सामने है, ठीक है, और ये पेन है। ठीक। अब जैसे ही मैं इस पे मारूंगा आपको सुनाई देगा। सुनाई दे रहा है? अब आप भी ग्लास पकड़िएगा और एक हाथ में पेन पकड़िएगा और ग्लास पे मारिएगा, आपको आवाज सुनाई देगी। लेकिन उसके साथ साथ जब आप मारेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिस हाथ में आपने गिलास पकड़ा है वो गिलास में थोड़ा सा कंपन जरूर हो रहा है, या उसमें पानी रखिएगा। जब पानी एकदम शांत हो जाएगा गिलास का, तब उस पर आप कलम मारिएगा, और जैसे आप पेन को मारेंगे तो अंदर का पानी क्या होगा? हिलेगा। अंदर का पानी हिलेगा। क्यों हिल रहा है? क्योंकि आपकी जो ग्लास है, ग्लास में भी क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। अर्थात किसी भी चीज में जब हम कंपन कराते हैं तो कंपन कराने से क्या होता है? कंपन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन। जब किसी भी चीज में वाइब्रेशन पैदा होती है तो एक प्रकार की एनर्जी ट्रांसमिट होती है। अभी मैं आपको सीधे बता दूं कि ध्वनि ऊर्जा का एक प्रारूप है जिसके कानों में पढ़ने पर प्रत्येक प्राणी में सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। और फिर मैं आपसे पूछूं क्या समझ में आया, तो कह दो सर जी कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर आप वही काम करोगे, फिर रटोगे। ध्वनि क्या? ध्वनि ऊर्जा का वह प्रारूप है जिसको कानों में पढ़ने पर प्रत्येक प्राणी में सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है, उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। मंत्रोच्चारण आप करेंगे और मंत्रों को याद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपके अंदर तक वो चीज चली जाए, सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाए कि जैसे ही कोई ध्वनि पड़ती है तो ध्वनि आपको परिभाषा याद करने की जरूरत ना पड़े। जब आप किसी भी चीज को समझ जाते हैं, आपके जीवन में उतर जाती है, तो वो बहुत लंबी चलती है। ठीक है, अंत समय तक भी आप चीजों को याद रखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि आपने ग्लास पकड़ा, ग्लास के नीचे क्या किया? मारा। मारने से क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ? ध्वनि, जो आपका ग्लास था, ग्लास में थोड़ा सा कंपन हुआ, वाइब्रेशन पैदा हुआ, और जब वाइब्रेशन पैदा हुआ तो आपको चीज सुनाई दी। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, गिटार। गिटार देखें, गिटार में तार लगा होता है। तार लगाने के साथ क्या होता है कि जब गिटार वाला बजाता है, कभी आप देखेंगे तो वो क्या करता है? हल्का सा जब छोड़ता है तो ध्वनि अलग निकलती है, और जब तेज मारता है तब ध्वनि अलग उत्पन्न होती है। कैसे होती है? क्योंकि गिटार में वैक्यूम होता है, और फिर जब आपने मारा तो वो क्या होती है? गूंज में परिवर्तित हो जाती है। अंदर क्या होती है? वैक्यूम होता है, कह सकते हैं होलो होता है। ठीक है, खाली जगह होती है, खाली जगह में गूंज उत्पन्न होती है, और फिर वो गूंज हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। जैसे तबला, तबले को देखा है? तबले के ऊपर एक नाल होती है जिसको हम लोग
जो खाल की बनी होती है। अक्सर आपने ढोलक में सुना होगा मम्मी पापा से कि इसमें क्या है, अरे ऊंट की खाल लगा दी, बकरे की खाल लगनी चाहिए। तो होता क्या है कि वो पतली सी परत होती है खाल की, और जो उस ढोलक के ऊपर क्या या तबले के ऊपर उसको चढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मारने वाले की टेक्निक पर निर्भर करता है कि वो कैसी आवाज निकालता है। अभी हाल ही में तबले से ही डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो निधन हुआ है वो भी शोक है। और खैर आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप आने के बाद अपने जीवन में क्या करके जा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आज भी जब तबला लेते हैं तो उन्हीं का नाम याद आता है। तो ये दिखाता है कि आप अपने जीवन में किसी भी एक चीज के साथ भी जुड़े रहते हैं और उसमें पूरे परफेक्शनिस्ट के साथ आप चले जाते हैं, तो आप दुनिया में बहुत बड़ा नाम करते हैं, वो चीज आपसे पहचानी जाने लगती है। जैसे तबला जाकिर हुसैन की वजह से भी पहचाना जाने लगा, चाहे तबला कहें चाहे जाकिर हुसैन जी का नाम ले, दोनों की इमेज एक साथ आती है। ठीक है, तो ऐसा जुड़ाव था उनका संगीत के साथ, ऐसा जुड़ाव था उनका ध्वनि के साथ, और ध्वनि हमारा टॉपिक है तो उनको याद किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनको याद किया, अब हम चलते हैं आगे। मैंने क्या कहा कि तबले पर जब हल्का सा आप मारते हैं तो तबले की जो खाल होती है, खाल में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, वो वाइब्रेशन से क्या होता है कि ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और जब कोई चीज वाइब्रेट होती है तो उससे एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कोई भी चीज होती है जिससे आपको काम करने की क्षमता मिलती है, या किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रयास क्या करती है, ऊर्जा करती है। जैसे सूरज है, सूरज में गर्मी में बैठते हैं, ठंडी में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हमें गर्मी लगनी प्रारंभ हो जाती है। क्या होता है कि ऊर्जा का एक रूप सूर्य से लेकर के हमारे शरीर पर आता है। शरीर पर जो हमारे फोटॉन्स होते हैं उनके साथ क्या करता है, उनको ऊर्जित करता है। जो स्थिति अवस्था में पड़े हुए हैं उनको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है, फिर वो आपस में टकराते हैं जिससे हम लोगों को गर्मी लगना प्रारंभ हो जाती है। बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं वो ध्वनि के बारे में समझ रहे हैं। तो ध्वनि क्या है, किसी भी वस्तु में कंपन हुआ, कंपन करने से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ये ऊर्जा जाती है हमारे कानों में, और कानों में विशेष प्रकार के पर्दे लगे होते हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे, कण पल्लव वगैरह लगे होते हैं, जिनमें जब वो टकराती है तो टकराने के बाद उन पर्दों में भी कंपन होता है, और उसके बाद हमें क्या चीज होती है, सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, आज आधुनिक युग है, आधुनिक युग में आप सभी फोन का इस्तेमाल करते होंगे। फोन के इस्तेमाल करने के साथ ही आप ये चीजें समझ रहे हैं कि फोन का इस्तेमाल करके तो आज हम और आप पास में हैं। तो फोन में जब आप रिकॉर्डर ऑन करते हैं, ठीक है, कभी देखिएगा रिकॉर्डर ऑन करेंगे जब आप, तो ये रिकॉर्डर ऑन करते ही जब आप बोलते होंगे तो देखोगे ऐसे ऐसे करके चलता है, या जैसा फोन की फीचर्स होते हैं, किसी किसी में ऐसे ऐसे दिखाई देता है। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आने वाली, ठीक है, किसी किसी में ऐसे ऐसे दिखाई देगा, इस तरीके से कुछ दिया होता है। जब आप रिकॉर्डर में बोलते हैं तो या तो ऐसे आता है फीचर, या तो फीचर ऐसे आता है। ठीक है, दो तरीके से आता है। तो आप देखते हो कि जब आप बोलते हैं तो ये लगभग एक सीधी रेखा रहती है, और ये वाली बहुत छोटी छोटी बिंदी के रूप में रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप बोलते हैं, अगर आप यहाँ का मतलब क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर आपने तेज बोला है, यहाँ पर आपने धीरे बोला है, यहाँ पर आपने बोला ही नहीं, यहाँ पर आपने बहुत, कह सकते हैं कि बहुत कम आवाज में बोला है। इस तरीके से चीजों को आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना, कि ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जो हैं ये रिकॉर्डर में आपको देखने को मिलती है, और अभी तक आपने देखा था लेकिन अभी तक आप समझ नहीं पाए थे। इस क्लास के बाद आप चीजें समझ जाएंगे कि वो चीजें क्या दिखा रही हैं। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है, एनर्जी ट्रांसमिट होकर हमारे कानों में पड़ती है। कानों में कुछ कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स लगे होते हैं जो हमें महसूस होते हैं, ठीक है, जिनमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन से हमें आवाज सुनाई देती है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि ऊर्जा का प्रारूप है। ठीक है, एक प्रारूप है जिसके कानों में पड़ने पर प्रत्येक प्राणी में सुनने की क्या होती है, संवेदना। ये संवेदना क्या चीज है, ये संवेदना वही चीज है जो हमारे कानों में पड़ने के बाद, वाइब्रेशन होने के बाद हमें महसूस होती है। तो ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिससे कानों में पड़ने पर प्रत्येक प्राणी में सुनने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि का अपना एक गुण होता है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं सुनाई देती है। सुनाई कैसे देती हैं कि जब किसी चीज को वाइब्रेट होती है तो वाइब्रेट होने के बाद उसमें ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होने के साथ क्या करती है कि हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न होती है जिससे वो वस्तु की ध्वनि हमें सुनाई देती है। ठीक है, जैसे अब आप बोलते हैं तो बोलने पर यहाँ पे आपके एक कौवा जिसे आप कहते हैं हिंदी में, और या फिर ऐसे करके एक नॉट लगी होती है। ठीक है, मुंह खोलेंगे
जबान बाहर निकाल के आप देखेंगे तो पीछे की तरफ होता है। तो जब आप बोलते हैं तो बोलने के साथ आप वायु छोड़ते हैं, हवा छोड़ते हैं, ठीक है। हिंदी में आप पढ़ते हैं कि कंठ से आवाज निकल रही है, तालु से निकल रही है, दंत से निकल रही है, ओष्ठ से निकल रही है, दंत्योष्ठ से निकल रही है। इस तरीके से आप जब वर्णमाला में अलग अलग पढ़ते हैं तो ये क्या निकल रही है, वायु निकल रही है। वो वायु क्या करती है, इसके ऊपर प्रहार करती है, जिससे इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, और वाइब्रेशन उत्पन्न होने के साथ ध्वनि हमारे मुख से निकलती है। और फिर आसपास में जो ध्वनि को चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम के लिए हमारे आसपास की जो वायु होती है, वायु में जो कण होते हैं, उनको वो माध्यम का इस्तेमाल करती है, फिर उनमें वाइब्रेशन पैदा करते हुए हमारे कानों में आती है, और फिर वो हमको क्या करती है, सुनाई देती है, ठीक है। तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात है कि मान लीजिए आप में और बोलने वाले में दूरी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि आवाज भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हो जाती कि नहीं हो जाती है। जैसे ट्रेन पर आप खड़े स्टेशन पर, तो जब ट्रेन आपकी कहते हैं बहुत दूर से हॉर्न देती है तो उसकी आवाज बहुत कम आती है, और जब पास में आके हॉर्न देती है तो उसकी आवाज अचानक से क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु दूर होती है तो उसको चलने के लिए दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है, और माध्यम के साथ भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे माध्यम में आवाज क्या होती जाती है, धीरे होती जाती है, क्योंकि उसी माध्यम जितना पास होगा बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में, माध्यम जितना पास होगा आवाज उतनी ही ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी उस कंपन को ट्रैवल करने के लिए उतनी कम दूरी तय करनी पड़ रही है ना। सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी बात है कि अगर दो चीज आपस में पास पास में है और फिर उसमें कंपन होता है, तो उस ऊर्जा को चलने के लिए कम दूरी तय करनी है, तो वो तेज सुनाई देगी। और जब दोनों दूर हैं तो ऊर्जा को चलने के लिए क्या होती है, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और इसीलिए हमें क्या होगी, वो आवाज धीरे सुनाई देने लगेगी, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि ऊर्जा का प्रारूप है जिसके कानों में पड़ने पर प्रत्येक प्राणी में सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। किसी वस्तु में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो कंपन के द्वारा। सबसे पहले मैंने यही बताया कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, कंपन के द्वारा। जैसे गिटारिस्ट, तबला वादक, ठीक है, वायलिन, आप कोई भी वाद्य यंत्र ले लीजिए, कोई भी वाद्य यंत्र ले लीजिए, जैसे हारमोनियम। अब सर हारमोनियम में क्या होता है, तो हारमोनियम में जब आप देखेंगे तो हारमोनियम कुछ ऐसे बजता है, आगे की तरफ यहाँ पर ऐसे करके छेद लगे होते हैं, देखा होगा आपने, है ना, और बजाने वाले उसको ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। तो जब वो पीछे करते हैं तो इसमें उंगली डाल के देखिएगा, कभी हम छोटे थे, हमारे घर में था, तो हम उसमें महसूस किए सब चीजें। शरारत आपको सिखाती है, शरारत हमेशा खराब नहीं होती है, शरारत चीजों को सिखाती है, वो अनुभव कराती है, और उसी अनुभव के आधार पर हम क्या कहते हैं, चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और शरारत कई तरीके की हो सकती है। आप सीखने के लिए शरारत कर रहे हैं कि शरारत के लिए शरारत कर रहे हैं। अगर शरारत के लिए शरारत कर रहे हैं तो 2-3 हाथ पढ़ लीजिएगा घर वालों से। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप हारमोनियम जब बजाएंगे तो उसमें आगे की तरफ कभी उंगली डाल के देखिएगा, है ना, तो या हाथ लगा के देखिएगा, तो उसमें से एक हवा उत्पन्न होती है। यहाँ पर पीछे पर्दा होता है, जब उसको हिलाया जाता है तो वो पर्दा आगे पीछे होता है, उस कंपन के द्वारा क्या निकलती है, वहां से आवाज, जो आवाज हमें सुनाई दे रही है, उन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है और हमको क्या होती है, सुनाई देती है ना, ठीक। तो किसी वस्तु में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। कंपन करने से वस्तु इर्द गिर्द अथवा आगे पीछे की गति करती है, ठीक है। मनुष्य में ध्वनि जो होती है वो वोकल कॉर्ड में उत्पन्न होती है, जैसे मैंने बताया था, इसको, ये जबान होती है आपकी, है ना, और ये मान लीजिए मुख है, ठीक है। तो यहाँ पर वोकल कॉर्ड होता है, ये वोकल कॉर्ड में वायु अंदर से निकलती है, ठीक है, फिर वोकल कॉर्ड से टकराती है, और फिर वोकल कॉर्ड में कंपन होता है, और उस कंपन से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब बात आती है ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ध्वनि अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्या बताया कि ध्वनि जब चलती है तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या होता है, मीडियम। आखिरकार ध्वनि चल कैसे रही है, जैसे कैसे चल रही है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे बोलने के बाद स्पीकर लगा हुआ है, इस स्पीकर में इस आवाज को इसने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद जो आपका कैमरा है, कैमरा में रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर तक आवाज पहुंचती है, फिर वो रिसीवर से आवाज आप तक पहुंच रही है ना। जब आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में तब हम देखेंगे, मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो वो दूसरी एनर्जी है, फिर ये कह सकते हैं कि विद्युत एनर्जी में इसको ले रहा है, फिर उसके बाद ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलती रहती है। अभी आप इतना समझिए आपके क्लास के लिए कि क्या होता है कि ध्वनि को चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे ट्रेन आ रही है ना,
अक्सर आपने देखा होगा या आपने किया भी होगा, पटरी के ऊपर जो लोहे की पटरी होती है, लोहे की पटरी के ऊपर ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही उसकी आवाज हमें नहीं आ रही, लेकिन जैसे हम पटरी के ऊपर कान लगाते हैं तो हमें सुनाई देता है अगर ट्रेन आ रही होती है। ऐसे कानों में नहीं सुनाई देगा, लेकिन फिर क्या होता है हम पटरी के पास कान लगा करके देखते हैं। कभी ट्राई करिएगा, जब ट्रेन आने वाली होगी तो पटरी के पास कान लगाइएगा, पटरी में वाइब्रेशन उत्पन्न होगा और उस वाइब्रेशन से हमको सुनाई देगा कि ट्रेन आ रही है ना। तो वो क्या होता है कि ट्रेन आ रही है, नॉर्मल आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब पटरी के पास कान लगाएंगे तो फिर आपको सुनाई देगा। तो क्यों सुनाई देगा? क्योंकि नॉर्मल वे में चलने के लिए जो माध्यम यूज कर रहा है वो वायु यूज कर रही है, वायु की अपनी एक क्षमता डिस्टेंस दूरी है, तो हमको सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन जैसे हमने पटरी के ऊपर कान लगाया तो वहां पर उसको मीडियम मिल गया, क्या? ठोस। क्या मिल गया? मीडियम, ठोस। और ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और वो मीडियम सबसे अच्छा माना जाता है ठोस। अर्थात ठोस वस्तु में अगर ध्वनि चल रही है तो उसका वेग, उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, सबसे तेज चलेगी। और जब पटरी लोहा है, लोहे के ऊपर ध्वनि सबसे तेज चलेगी, इसीलिए जब हम कान लगाएंगे तो हमको ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है। और वायु क्या होता है? वायु में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जब दूर से ट्रेन आ रही होगी तो हमको सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस होगा तो हमें जल्दी सुनाई दे जाएगी, और माध्यम गैस होगा तो हमें कम सुनाई देगी। ठीक है। तो ध्वनि जिस पथ से, जिस चीज से होकर के गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ये माध्यम ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। द्रव्य की 3 स्टेजेस होती हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको आपने पढ़ा होगा। सॉलिड क्या होता है? बेसिक चीजें होती हैं कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत पास होते हैं, तो वो क्या होता है? ठोस होता है। द्रव क्या होता है? ठोस की अपेक्षा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर होते हैं। और गैस क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज आप मुझे बताइएगा। क्या बताएंगे आप मुझे? आप मुझे बताइएगा कि ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। ठीक। अब सीधी सी बात है, सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या कही? मैंने आपसे कही बेटा कि ठोस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत पास होते हैं। ठीक। और द्रव में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपेक्षाकृत दूर होते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स में आ जाइए, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर आपने बोला तो आपने कंपन के द्वारा एनर्जी इसमें उत्पन्न की, एनर्जी इसमें गई, इसमें जाने के बाद ये पास में तो झट से इसमें गई, फिर 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 इसमें गई। यहां से यहां तक चलने में इसे कम दूरी तय करनी पड़ी, है ना। यहां पर क्या हुआ? आपने बोला, अब यहां वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट होने के साथ यहां पर क्या हुआ कि आपको आवाज क्या हुई? फिर इसमें जाएगी, फिर उसके बाद वैक्यूम क्रिएट हुआ, धीरे धीरे जैसे यहां पहुंची फिर तेज हो गई, फिर यहां पर आ गया वायु, फिर मीडियम धीरे हुई, फिर तेज हो गई, फिर ये नॉर्मल मॉलिक्यूल दूर हुआ, फिर तेज हो गई। तो यहां तक जाते जाते इसको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसकी अपेक्षा यहां पर क्या हो रहा है? ज्यादा समय लग रहा है। अच्छा सर, गैस में क्या होता है? तो गैस में यहां पर आपने आवाज दी, यहां पर पहुंची, झट से इसको पार करके फिर इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ रही है, फिर उसको मॉलिक्यूल ही नहीं मिल रहा है, फिर वो चलते चलते थोड़ी बहुत आवाज हमको सुनाई दे जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, चूंकि द्रव में मॉलिक्यूल पास है तो एनर्जी ट्रांसमिट जल्दी होती है, एनर्जी दी जल्दी जाती है। जैसे बॉल है, ठीक, पता नहीं गेम आपने खेला है कि नहीं खेला, कि चारों लोगों को, या कह सकते हैं बॉल वाला गेम खेला, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बॉल होती है और इस बॉल को क्या करते हैं, दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, गाना जिस पे रुक जाता है उसको डांस या कह सकते हैं गाना गाना पड़ता है ना। तो उसमें क्या होता है कि बॉल होती है, बॉल हम ऐसे ऐसे ट्रांसफर करते जाते हैं, फिर मेरे पास है, फिर मैं दूसरे को ट्रांसफर करूंगा। अब अगर होता क्या है, अगर जो मेरे बगल वाला आदमी है, बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये मेरे एकदम पास में बैठा होगा तो मैं जल्दी इसको दे दूंगा, है ना। और जब ये मेरे थोड़ा दूर बैठा होगा तो मुझे इसको दूर फेंकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर से बॉल है, मैंने तुरंत इधर कर दी,
कम टाइम लगा। और फिर मेरे पास बॉल है, फिर मैंने उधर फेंका, तो टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कहने का मतलब यह है कि जब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो एनर्जी का ट्रांसमिट क्या होता है, जल्दी होता है, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो एनर्जी का ट्रांसमिट क्या होता है, धीरे धीरे होता है। और साउंड है क्या, ध्वनि है क्या, ऊर्जा ही तो है। तो ऊर्जा को ठोस में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल भेजने में कम समय लगता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, और गैस में सबसे ज्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इतनी बात समझ में आई? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्वनि द्रव की तीनों अवस्थाओं में चल सकता है। ठीक, ध्वनि का अधिकतम वेग ठोस में होता है, और सबसे कम वेग कहां पर हमको देखने को मिलता है, गैस में मिलता है। क्यों गैस में मिलता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स हमको क्या, हमें पता हुआ है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, है ना। बॉल का एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे ही बॉल मेरे पास है मैंने बगल वाले को दे दी, लेकिन अगर बॉल दूर है तो पहले मैं बॉल लूंगा फिर उसको फेंकूंगा। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि वो मुझसे दूर बैठा है। सेम यही प्रॉपर्टी लागू होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो एनर्जी को जल्दी ट्रांसमिट कर देती है, द्रव के उससे दूर होते हैं तो उसको और फिर गैस के तो काफी दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं तो उसको और समय लगता है। इसीलिए जो ध्वनि की चलने की जो कह सकते हैं जो वेग होता है वो ठोस में सबसे ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, अब ध्वनि को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट को जैसे ही आप समझेंगे तो आपको रिकॉर्डर के बटन पर ये क्यों दिखता है या ये क्यों दिखता है या ये क्यों दिखता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्वनि को समझने के लिए हम तीन चीजों को सबसे पहले समझेंगे। किन तीन चीजों को समझेंगे उनको देखिएगा जरा सा। कंप्यूटर जी, पेन थोड़ा सा बड़ा दिया जाए, इससे हमारे बच्चों को मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आ जाए। चलिए, एक चीज होती है आयाम, ठीक ठीक है, एक चीज होती है आवृत्ति। थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दे रहा हूं, लेकिन दिमाग में रखिएगा जरूर साथ साथ, जिससे आपको समझ में आएगा। और एक चीज होती है आवर्तकाल। सर क्या होता है आयाम, क्या होता है आवृत्ति, क्या होता है आवर्तकाल? तो यही बताने के लिए तो हम आए हुए हैं, है ना। पार्टीशन कर दें क्या, ज्यादा बेटर रहेगा, रहने दीजिए। अच्छा, ठीक है, क्या होता है आयाम, क्या होता है आवृत्ति, क्या होता है आवर्तकाल? तो देखिएगा, ठीक, लहर देखिए आप, लहर, ईंटा मारा, ईंटा मारने के बाद लहर उत्पन्न होती है, ऊपर से देखने पर लहर ऐसे दिखती है, ऐसे दिखती नहीं दिखती है। और जब पास में इसको देखें तो ये वाली ऊंची होगी, फिर नीचे आई, फिर ये ऊंची गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे आते नीचे, ऐसे चलती है। तो वो वास्तव में लहर कैसे चलती है, ऐसे चलती है। या फिर इसको हम देख सकते हैं, और कोई एग्जांपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई चीज कोई चीज कोई चीज कोई चीज, चलिए अभी तो नहीं दिख रही है। मान लीजिए इसको मैंने पकड़ा, ठीक है, हाँ चलिए यही करते हैं, इसको मैंने पकड़ा, ये कैंची को पकड़ा, ठीक है, ये कैंची को मैंने पकड़ा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कैंची को थोड़ा सा इसको ला करके छोड़ दूंगा, फिर ये थोड़ी सी इधर गई, इधर जाने के बाद ऐसे ऐसे आने के बाद रुक गई, गई, ये देखिए थोड़ा सा करती है उधर जाती कि नहीं जाती, ये देखिए उधर गई, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये कैंची थी इसको मैंने इधर खींचा, ठीक है, तो यानी इसकी मेन पोजीशन क्या है, ये बार बार अपनी मेन पोजीशन पर आने का प्रयास करेगी और अंत में अपनी मेन पोजीशन पर ये आ भी जाएगी, आ गई मेन पोजीशन पे। तो इसको कहते हैं इसकी मध्यमान स्थिति, मिडिल एज, ठीक है।
तो जब किसी भी वस्तु को कंपन करती है, क्या कर रही है, वाइब्रेट ही तो कर रही है, इधर से उधर जा रही, क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो वाइब्रेट करने के समय में क्या होता है, कोई भी वस्तु एक और कितना अधिक विस्थापन कर रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयाम। अर्थात कोई भी वस्तु एक तरफ कितना ज्यादा उठ रही है, ये सबसे ज्यादा एक तरफ कितना उठ रही है, यहां पर इतना उठ रही है, यहां पर इतना उठ रही है, यहां पर इतना उठ रही है, ठीक है। या अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको भी ऐसे कर देते चलो, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, इतना, ये कितना है, इतना। तो ये सबसे ज्यादा किस तरफ मूव कर रही है, इस पे। एक और कोई भी वस्तु एक और जितना अधिक विस्थापन कर रही है उसे उसका क्या कहते हैं, आयाम। ठीक, क्या कहते हैं, आयाम। इसको कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। एक और कोई वस्तु कितना अधिक विस्थापन कर रही है उसे क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। आवृत्ति क्या होती है, तो जब मैंने कैंची पकड़ के छोड़ा तो एक सेकंड में वो कैंची कितनी बार इधर उधर जा रही है, कितनी बार कंपन कर रही है, उसे क्या हम कहते हैं, आवृत्ति। क्या कहते हैं, आवृत्ति। जैसे 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको लेकर के आता हूं, 2 मिनट। तो आ गए हैं हम। थोड़ा सा रबड़ बैंड लेने में चला गया था जिससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आए, ठीक है। ये रबड़ बैंड आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आवाज आ रही, क्यों आ रही, जब तक ये ऐसे था, लेकिन जैसे मैंने इसमें वाइब्रेशन किया तो क्या हुआ, इसमें आवाज आई। अब देखिएगा, ये जब मैंने इसको नीचे किया, गौर कर रहे हैं तो थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रही। तो एक और किया गया अधिकतम विस्थापन, इसका क्या हो गया, आयाम। इसकी मध्यमान स्थिति क्या थी, ये थी, और जैसे मैंने इसको एक और विस्थापित कर दिया तो ये क्या हो गया, इसका आयाम हो गया। अगर स्लो मोशन में दिखाया जाए तो ये ऐसे था, और जैसे ही मैंने इसको एक तरफ खींचा, खींचने के बाद छोड़ा तो ये कुछ ऐसे मतलब अपनी मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे जा रही थी, है ना, ठीक है। तो अपनी मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे जा रही। तो एक और किया गया अधिकतम विस्थापन क्या, आवृत्ति, और सॉरी आयाम। और आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में रुक भी जा रहा है। तो एक सेकंड में ये रबड़ बैंड इस स्टेज से कितनी बार ऊपर गई और कितनी बार नीचे गई, यही क्या कहेगी, इसकी आवृत्ति। समझ में आया। एक सेकंड में ये रबड़ बैंड कितनी बार नीचे गई और कितनी बार ऊंचे गई। भाई नीचे गई तो ऊपर भी तो जा रही है ना। तो कितनी बार नीचे गई और कितनी बार ऊंचे गई, वो क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति। आवर्तकाल क्या है, एक बार ऊपर गई रबड़ बैंड और एक बार नीचे जाने में इस रबड़ बैंड को जितना समय लगा, वो क्या कहलाएगी, इसका आवर्तकाल। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई दोलन है, दोलन क्या होता है, लोलक, दोलन, कुछ भी कहिए, इसमें नीचे एक लट्टू बांध दिया जाता है, ऊपर से रस्सी होती है, ठीक है। इसको ऐसे खींच के छोड़ दिया जाता है तो ये ऐसे ऐसे घूमा करती है। तो एक और जितना अधिक विस्थापन होगा इस लोलक का, वो क्या कहलाएगा, इसका आयाम। ठीक है। एक सेकंड में मान लीजिए यहां से यहां गई और फिर यहां से यहां आकर के जा करके वापस बीच में आ गई, तो कितने चक्कर लगाई, 2 चक्कर। तो एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी वो उसकी क्या कहेगी, आवृत्ति। तो यानी इसकी आवृत्ति कितनी निकली, 2। ठीक है। और एक आवर्तकाल किसे कहते हैं, मान लो इसको यहां से यहां तक जाने में लग रहा है 1 सेकंड, तो इसका आवर्तकाल कितना लगेगा, 1 सेकंड। यानी अपनी मध्यमान स्थिति से, जिसमें वो शांत बैठी थी, उस स्थिति से इसको तुमने एक तरफ विस्थापन कर लिया, तो एक और किया गया, सबसे ज्यादा विस्थापन क्या हो गया, आयाम हो गया। और उसके बाद 1 सेकंड में जितनी बार घूम जाती है वो उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति। लेकिन एक चक्कर पूरा करने में यहां से यहां गई, फिर मध्यमान, फिर यहां से यहां आई और फिर आ गई, एक चक्कर हो गया। पहले यहां गई, फिर यहां गई और फिर वापस आ गई, हो गया चक्कर। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसको उसकी क्या कहते हैं, आवर्तकाल। क्लियर। ठीक है। आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है, एक और किया गया अधिकतम विस्थापन। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। और आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है एक
पूरा चक्कर करने में कितना समय लगा रही है चीज, ये क्या कहलाती है, आयाम। ठीक है, क्लियर हुआ। आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम। क्या दिया हुआ नोट्स में भी देख लेते हैं। किसी माध्यम में तरंग के संचरण को पूर्ण रूप से समझने के लिए इन चीजों को आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है आयाम का। कंपन करने वाली कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के एक ओर किए गए अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आवर्तकाल क्या है, कंपन करने वाली किसी वस्तु को एक कंपन अर्थात एक बार इधर जाना एक बार उधर जाना, या अगर इसमें समझे तो ये हो गया इसका, यहां से शुरू हुई थी और फिर वापस इसी स्टेज पर आ गई, ये इसका पूरा एक चक्कर हो गया। इस एक चक्कर को लगने में जितना समय लगा है उसे हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। ठीक है। और मान लो एक सेकंड में ये वस्तु यहां से आ जाती है, तो एक सेकंड में जितने कंपन करेगी, मान लो 2 कंपन किए तो 2 कंपन इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। और सबसे ज्यादा विस्थापन क्या कर रही है, यहां पर कर रही है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। क्लियर। ठीक है। तो आवृत्ति एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है। जब कोई वस्तु एक सेकंड में एक बार कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, 1 हर्ट्ज होगी, क्योंकि एक सेकंड में कितना कंपन किया, एक बार। अगर मान लो एक सेकंड में वो 3 बार कंपन करती तो उसकी आवृत्ति कितनी निकलती, 3 हर्ट्ज। ठीक है। आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है, अर्थात T is inversely proportional to 1/r। T क्या है यहां पर, T है बच्चों आवर्तकाल, और R क्या है, R है यहां पर आवृत्ति। ठीक। अब देखिएगा, एक सेकंड में जितना कंपन किया है या एक कंपन करने में जितना समय ले रहा है वो उसका क्या है, आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितने कंपन कर रही है वो उसकी क्या कर रही है, आवृत्ति। अब देखिएगा, यहां से एक बात समझिएगा कि किसी भी वस्तु का आवर्तकाल हम बढ़ा देंगे। आवर्तकाल क्या होंगे, बढ़ा देंगे। आवर्तकाल बढ़ा दिया मतलब हमने क्या किया हमने किया कि उस वस्तु को एक सेकंड में या एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय ले रही है। क्या कर रही है, ज्यादा समय ले रही है। मान लो ये थी कि आधे सेकंड में एक चक्कर पूरा करनी थी, हमने इसको बढ़ा दिया। अब ये एक पूरा चक्कर लेने में कितना समय ले रही है, 1 सेकंड। क्या ले रही है, 1 सेकंड। पहले कितना ले रही थी, आधा सेकंड ले रही थी। ठीक है। अब कितना ले रही है, 1 सेकंड ले रही है। तो जब आवर्तकाल बढ़ रहा है तो कंपनों की संख्या भी तो कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये, पहले आधे सेकंड में एक चक्कर पूरा करी थी, ऐसा आवर्तकाल हो गया। और अगर इसकी आवृत्ति पूछेंगे तो 1 सेकंड में कितनी आई, 2। 1 सेकंड में 2 बार चक्कर मारी। भाई देखिए, सीधी सी बात है, मान लो कोई वस्तु थी, पहले इसकी यहां से यहां तक पहुंचने में इसको आधा सेकंड लगता था, यानी ये इसका क्या हो गया, आवर्तकाल। अर्थात एक चक्कर पूरा करने में इसे कितना समय लगा उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। और एक चक्कर पूरा करने में इसे कितना लगा, 1 सेकंड। ठीक। और यहां पर हमने आवर्तकाल को क्या किया, बढ़ा दिया, अर्थात आवर्तकाल हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना लग रहा है, 1 सेकंड। ठीक। अब यहां पर हमको बताइए इसकी आवृत्ति क्या निकलेगी। तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति सर आपने बताया था 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। तो यहां पर 1 सेकंड में कितना कंपन कर रही, आधा सेकंड में 1 कंपन, आधा सेकंड में 1 कंपन, तो कुल 1 सेकंड में कितना हुए, 2 कंपन। तो यहां पर आवृत्ति कितनी निकल रही है, 2 कंपन, है ना, 2 बार चीज वाइब्रेट कर रही है। और यहां पर आवृत्ति कितनी निकल रही है, 1 निकल रही है। कितनी निकल रही है, 1 कंपन। ठीक। अर्थात जैसे ही हमने किसी भी चीज के आवर्तकाल को बढ़ा दिया तो तुरंत हमारी आवृत्ति क्या हो गई, कम हो गई। हुई कि नहीं हुई। छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने किसी भी चीज के आवर्तकाल को बढ़ा दिया वैसे ही उस चीज की आवृत्ति क्या हो गई, कम होगी। या उल्टा करते हैं, अगर किसी भी चीज की आवृत्ति को हम कम करेंगे तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब
टी का आवर्तकाल का आवृत्ति से क्या होता है, चलो भाई, उल्टा संबंध होता है। अर्थात जब भी हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, और जब भी आवर्तकाल को हम बढ़ाएंगे तो आवृत्ति कम हो जाएगी। ठीक, दोनों में से उल्टा असर पड़ेगा। अगर आवृत्ति को बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आवृत्ति को कम कर देंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगर आवर्तकाल को बढ़ा देंगे आवृत्ति कम हो जाएगी। अगर आवर्तकाल को कम करेंगे तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। कैसे समझा कि मान लो किसी चीज को आधे सेकंड में एक कंपन पूरा करती है, यानी उसका आवर्तकाल कितना निकला, आधा सेकंड, और फिर उसकी आवृत्ति कितनी निकलेगी, 2 कंपन, क्योंकि एक सेकंड में इसने कितने कंपन कर दिए, 2 कंपन। यहां पर हमने आवर्तकाल को बढ़ा दिया। अब यहां पर क्या कर रही है, 1 सेकंड में पूरा पूरा एक चक्कर मार रही है, तो इसकी आवृत्ति भी क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। यानी यहां पर जैसे ही हमने आवर्तकाल को बढ़ाया तो आवृत्ति हमारी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। अभी आप किताब में पढ़ते तो इतना चीजें समझ में नहीं आती है, तो उल्टा संबंध होता है। ठीक है। इसके बाद ध्वनि के कुछ लक्षण होते हैं, उनको हम देखते हैं। एक लक्षण होता है प्रबलता। क्या, कौन सा लक्षण होता है, प्रबलता। प्रबलता के कारण कोई भी आवाज हमको तेज या धीरे सुनाई पड़ती है। किसके कारण सुनाई पड़ती है हमें, प्रबलता के कारण। ठीक है। प्रबलता के कारण हमें ध्वनि धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। जैसे कि ये है, अब थोड़ा सा आपको पीछे लेके मैं चलूंगा। यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको ये चीज समझ में आ गई थी। अब देखिएगा, ये क्या है आपका, एक और किया गया अधिकतम विस्थापन, ये क्या हो गया इसका आयाम। ठीक, अब यहां से आप समझिएगा क्या चीजें हैं। ठीक है। और ये क्या है, मान लो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, ये इसकी क्या हो गई, आवृत्ति। ठीक है। और इसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है। अब मान लीजिए यही इसका आवर्तकाल है कि 1 सेकंड में इतनी बार ऊपर नीचे जा रही, तो ये इसका क्या हो जाएगा, या आवर्तकाल इसका कम होगा। एक बार नीचे गई, ऊपर गई, नीचे, ये इसका क्या निकलेगा, आवर्तकाल निकलेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही ना, ऐसे ही तो होता है। ठीक। अब मैंने आपको बताया था ये जो है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आयाम। एक और किया गया अधिकतम विस्थापन। इसीलिए जब आप बोलते हैं लाउड स्पीकर में, और लाउड स्पीकर में ये जितना ज्यादा ऊंचा जाता है आपको आवाज उतनी ही तेज सुनाई देती है, और जैसे जैसे ये छोटा हो जाता है वैसे वैसे आवाज आपको क्या होगी, धीरे सुनाई देगी। सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती है। ये जितना ऊंचा जाता है आवाज उतनी ही ज्यादा आपको तेज सुनाई देती है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बढ़ रहा है, एक और किया गया अधिकतम विस्थापन, और एक और किया गया अधिकतम विस्थापन क्या होता है, आयाम होता है। क्या होता है, आयाम होता है लाउड स्पीकर में। इसीलिए जब हम तेज बोलते हैं तो वो ऐसे ऊपर नीचे बहुत बड़ा बड़ा दिखाता है। क्यों, क्योंकि इसका आयाम क्या होगा, बढ़ रहा है। अर्थात सीधे सीधे आपको समझ में आ जाना चाहिए, किसी भी वस्तु का अगर आप आयाम बढ़ाएंगे तो उसकी प्रबलता बढ़ेगी, अर्थात ध्वनि हमको तेज सुनाई देगी। ठीक है। जैसे ये रबड़ बैंड है। ठीक, अब देखिएगा इसमें, इसको मैं हल्का छोड़ूंगा, सुनाई दे रहा है आपको, हल्की धीरे आवाज आ रही। अब देखिएगा, आयाम बढ़ाया, सुनाई दी तेज सुनाई दे रही। और जब थोड़ा सा करते हैं, और जब पूरा झुकाएंगे, क्या दिखा रहा है कि किसी भी वस्तु का अगर हम आयाम बढ़ा देते हैं तो उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी, अर्थात ध्वनि हमको कैसे सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी। ठीक है। और किसी भी आयाम को हम कम करेंगे तो उसकी प्रबलता घट जाएगी, और आवाज हमें कैसी सुनाई देगी, धीमी सुनाई देगी। इसीलिए जब मैंने रबड़ बैंड में कम आयाम डाला तो हमको कम सुनाई दिया, और जब हमने ज्यादा आयाम डाला तो आप लोगों को ज्यादा तेज आवाज आएगी। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि किसी भी चीज के आयाम को बढ़ा देने पर उसकी प्रबलता बढ़ जाती है और आवाज तेज हो जाती है। ठीक। ध्वनि की प्रबलता आयाम के कंपन पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात जो प्रबलता होती है, लाउडनेस होती है, वो जो आयाम होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है। अर्थात आयाम
कह सकते हैं कि प्रबलता जितनी तेज होगी, जितनी तेज मेरी आवाज होगी, उसके दुगना आयाम ज्यादा होगा, उसके दुगना आयाम ज्यादा होगा। जैसे सितार के तार को जब हल्के से छोड़ा जाता है तो यह छोटे आयाम के साथ कंपन करती है और बहुत पतली ध्वनि आती है, और जब उसी सितार के तार को ज्यादा दूर करके छोड़ा जाता है तो उसकी आवाज क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, ध्वनि नॉर्मल चीजें दी रखी है, इनको आप पढ़ सकते हैं कि जब हम फुसफुसाते हैं तब कितने डेसिबल की आती है, और प्रबलता को डेसिबल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, डेसिबल से। जितना ज्यादा डेसिबल आपको मिलता जाएगा आवाज उतनी तेज होती जाएगी। इसीलिए जो व्यस्त यातायात होते हैं उनकी डेसिबल कितनी होती है, 70, नॉर्मल बातचीत में 60, और जो श्वास वास हम लेते हैं उसमें कितनी होती है, 10 डेसिबल होती है। चलते हैं आगे। आगे एक चीज गुण आता है, वो होता है पिच। अब सर ये कौन सी बाला का नाम है, पिच क्या होता है? पिच होता है, अक्सर आप देखेंगे कुछ लोग की आवाज कैसे होती, नमस्कार, मैं रजत सिंह प्रस्तुत हूँ आपके सामने लॉ ऑफ नॉलेज पे ध्वनि का चैप्टर लेकर के। बहुत सारे टीचरों की ऐसी आवाज होती है जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन साहब की। हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहां पर इनकी पिच जो होती है, पिच के कारण हमें चीजों की क्या होती है, जो अर्थात जो तारत्व होता है, पिच के कारण हमें चीज की ध्वनि जो होती है वो मोटी और पतली सुनाई देती है। अब यहाँ उल्टा हमेशा याद रखिएगा, अर्थात जिसकी आवाज मोटी है उसका पिच क्या है, कम, और जिसकी आवाज पतली है उसकी पिच क्या है, हाई। ठीक है, जितनी जितनी आवाज मोटी जिसकी दिख रही है उसका पिच क्या है, उसकी पिच क्या है, लो है, और जिसकी आवाज जितनी पतली सुनाई दे रही है उसकी पिच क्या है, उतनी हाई है। ठीक है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की आवाज क्या होती है, वो मोटी होती है, अर्थात पुरुषों की जो आवाज होती है उनकी पिच जो होती है वो कैसी होती है, आप बताइए। हाँ, आप मन में आंसर दीजिए, हम यहां समझ जाएंगे। बिल्कुल सही। अब पुरुष और स्त्री में पुरुष की आवाज मोटी है तो उसकी पिच क्या होगी, कम होगी, और स्त्री की आवाज पतली है तो उसकी पिच क्या होगी, हाई होगी। मच्छर है, कान पे आता है, क्या करता कि नहीं क्या करता, बहुत पतली आवाज होती है। ये पतली आवाज क्या होती है, इसकी पिच क्या होगी, हाई होगी। और शेर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज में एक भारीपन होता है, और वो भारीपन क्या दिखाता है कि इसकी पिच क्या है, कम है। क्या है, पिच कम है। ठीक है, जैसे जैसे, और ये पिच निर्भर किस पे करती है, आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। अर्थात जैसे जैसे किसी भी आवाज की आवृत्ति बढ़ती जाती है उसकी पिच उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और आवृत्ति जितनी ज्यादा कम होगी उसकी पिच उतनी ही ज्यादा लो होगी। जैसे मच्छर की बिनबिनाहट से शेर की दहाड़ की आवृत्ति जो होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए मच्छर की भिनभिनाहट का जो पिच होता है वो क्या होता है, ऊंचा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पिच होगी वो किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर, और जो लाउडनेस होगी, प्रबलता होगी, वो किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये चीज होती है पिच। पिच आवाज मोटी, पिच कम यानी आवृत्ति कम, आवाज पतली यानी पिच ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा, आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही है यानी इसका आयाम क्या है, ज्यादा, आवाज धीरे सुनाई दे रही है यानी इसका आयाम कम। ठीक है, तो ये होती है पिच, और ये चीज होती है लाउडनेस, अर्थात तारत्व और प्रबलता, ध्वनि के दो गुण। अगले गुण पे चाहते हैं, वो होती है क्वालिटी। क्वालिटी संगीत, क्वालिटी किसी भी ध्वनि के वो गुण हैं जिससे आप ध्वनि में अंतर कर पाते हैं। ठीक है, क्या कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं। जैसे जब आप खाली गिलास लेकर के बजाएंगे तो एक अलग आवाज निकलेगी, और जब आप गिलास को भर देते हैं तब एक अलग आवाज निकलती है। जब आप प्लास्टिक पे मारते हैं तो एक अलग आवाज निकलती है, और जब लोहे पर पेन को मारेंगे तो एक अलग आवाज निकलेगी। अर्थात हर एक जो साउंड होती है, साउंड की वाइब्रेशन का एक अलग फेज होता है। ठीक है, हर एक साउंड अलग अलग आयाम, अलग अलग आवृत्ति के साथ निकलती है, तो हमारे कानों को सुनाई भी कम दे जाती है। ये चीज आप समझेंगे ज्यादातर जो सिंगर्स होते हैं। सिंगर को जब आप गाना सुनेंगे तो कभी कभी वो अपने कह सकते हैं पिच का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और आयाम को ऊपर कर करके अपने आवाज की क्वालिटी को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, जिससे हमें अंतर साफ साफ
दिखाई देने पड़ता है, ठीक है। जैसे एक सिंगर का आप सुनोगे, वो मेल और फीमेल दोनों की आवाज में गाता है, तो कैसे गाते हैं, तो अपनी आवृत्ति और आयाम के फेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वो क्या करते हैं, सुनते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि दो अलग अलग ध्वनियों को हम अंतर समझ पाते हैं कि ये अलग ध्वनि और ये अलग ध्वनि है। तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर हम दो ध्वनियों के बीच में क्या कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। गायक द्वारा कई सारी विभिन्न विभिन्न ध्वनियों की गुणता के आधार पर भेद किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक सुनने की सीमा पे आती है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब आवाज चलती है, कोई भी ध्वनि होती है, वो तरंग के रूप में चलती है, ठीक है। अब तरंग के रूप में तीन प्रकार की होती हैं, एक श्रव्य तरंगे होती हैं, एक अवश्रव तरंगे होती हैं, पराश्रव तरंगे होती हैं, ठीक है। अर्थात कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो हमारे कानों को सुनाई दे सकती हैं, उनको हम लोग श्रव्य तरंगों में डाल देते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हमको नहीं सुनाई देती हैं, उनको हम अवश्रव में सुनाई देते हैं। कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पराश्रव तरंगे कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, ठीक, ये 20 हर्ट्ज है और ये 20,000 हर्ट्ज है, ठीक। इन दोनों के बीच में जितनी तरंगे रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, श्रव्य तरंगे, जिनको हमारे कान सुन सकते हैं। और इनके पहले की तरंगे कौन सी होंगी, तो ये होगी अवश्रव तरंग, जिनको हमारा कान नहीं सुन सकता है। और जो 20 हर्ट्ज से ऊंची होंगी वो कौन सी होगी, पराश्रव तरंग, और इनको भी हमारा कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम की तरंगे जिनको हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, अवश्रव तरंगे होती हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंग जिनको हमारे कान सुन सकते हैं वो श्रव्य तरंगे हो सकती हैं। और 20,000 से अधिक की तरंगे जो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं उन्हें पराश्रव तरंगे कह सकते हैं। जैसे कि सोनार में जो यूज होती है वो पराश्रव तरंगे हो सकती हैं, और वेल जो आवाज निकालती है वो भी पराश्रव तरंगे हो सकती हैं। सर सोनार क्या होता है, सोनार बेटा एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें हम यही ये जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, इन तरंगों के द्वारा हम किसी भी चीज की दूरी को मापने का प्रयास करते हैं, खास तौर पे समुद्र में, कि समुद्र की गहराई कितनी ज्यादा है। उसमें ये होता है कि यहाँ पर होता है मान लीजिए जहाज, और यहाँ पर नीचे समुद्र है, समुद्र में कहीं जमीन भी तो होगी, तो यहाँ से रेस भेजी जाती है, ये भेज टकराती है इससे, और टकराने के बाद वापस यहाँ पर रीडिंग देती है। रीडिंग कैसे देती है कि कुछ समय लगता है, उस समय के आधार पर गणना की जाती है कि कितना समय लगा है, और उसके आधार पर बताई जाती है कि यहाँ पर जो समुद्र है वो लगभग इतना गहरा है, 200 फीट 500 फीट कितना गहरा है, तो वो सोनार के द्वारा पता चलाया जाता है। तो उसमें जो इसमें जो रेडिएशन में जो तरंग भेजी जाती है ये होती है कौन सी, पराश्रव तरंगे, ठीक है। कौन सी तरंग होती है, पराश्रव तरंगे, ठीक है। श्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और 20,000 से कम आवृत्ति वाली अवश्रव तरंगे, 20,000 से ज्यादा आवृत्ति वाली कौन सी होगी, पराश्रव तरंगे, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूं कि इन पराश्रव तरंगों प्रयोग कहां करते हैं, सोनार में प्रयोग करते हैं, घड़ी को साफ करने में करते हैं, छोटी छोटी चीजों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब भूकंप तरंगे, तो भाई साहब जब भूकंप आता है तो पृथ्वी कांपती है, और मैंने कहा कांपने में क्या होगी कि ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होने के साथ क्यों उत्पन्न होगी, क्योंकि एक तरंग उत्पन्न होती है। तो जब भूकंप आता है तब भी एक तरंग उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप तरंग। भूकंप क्या है, पृथ्वी की सतह पर जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप तरंगे क्या है, सिस्मिक तरंगे हैं, ठीक है। और इन सिस्मिक तरंगों को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक तरंगे कहते हैं। उनको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। अगला टॉपिक है नॉइस, शोर और संगीत में क्या अंतर है। बहुत आसान है, शोर क्या है। अब एक तुम जो बोलो नहीं, जमाना जो बोले वो शोर है, और तुम जो बोलो वो संगीत है, वही वाला हाल है। अर्थात जो हम सुनना चाहते हैं वो हमें संगीत लगता है, जो हमारे कानों को प्रिय लगता है, और जो भी चीज हम सुनना नहीं चाहते हैं वो हमें क्या लगती है, शोर लगती है, ठीक है।
तो हम अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज सुनना चाहते हैं, जो हमारे कानों को प्रिय लगती है, वो संगीत है। और जिसको हम सुनना नहीं चाहते, जो फालतू की चीज आवाज लगती है, वो हमें क्या लगती है, शोर लगती है। जैसे बहुत सारे लोगों का परपंच करने में बहुत मन लगता है कि ये इनके फलाने फलाने के यहाँ का हुआ, उनके हुआ का हुआ। तो जो व्यक्ति का उसमें इंटरेस्ट होगा वो उसको संगीत लगेगी, लेकिन जिस व्यक्ति को उसमें मजा ही नहीं आ रहा तो वो क्या होगी, शोर हो जाएगी। जैसे अंग्रेजी गाने, जिसको समझ में आ रहे हैं उसके लिए संगीत है, जिसको नहीं समझ में आ रहे हैं, पुराने अभी भी सब लोग क्या बोलते हैं, दादा दादी, अरे कौन सा गाना लगा दे, मारे ढिंचक ढिंचक मार, पूरे पूरे मोहल्ले भर में शोर मचाए हो। और पुराने जमाने का लगा दो तो वो उनके लिए संगीत हो गया। ठीक है, तो जो चीजें आपको समझ में आए, जो चीजें आपको सुनने में अच्छी लगे वो संगीत है, जो चीजें फालतू की लगे वो क्या है, आपके लिए शोर है। यही शोर क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण में परिवर्तित हो जाता है। प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, होता यह है कि वातावरण में अत्यधिक या जो हमें शोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या किस में डाल देते हैं, ध्वनि प्रदूषण में डाल देते हैं। ठीक, अब ये सबसे समझने वाली चीज आई है कान वाली। इसकी आई है कान वाली, कि आखिरकार मानव के कान में हमें सुनाई कैसे देता है। ये एक इमेज है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रही होगी। तो जब भी आपने कुछ बोला तो बोलने के साथ ये ऐसे से आई, आने के बाद ये कान में चली गई तरंग। ठीक है, कान में चलने के बाद सबसे पहले कर्णपट श्रवण नालिका है, ये श्रवण नालिका से गई, और श्रवण नालिका के बाद ये हुआ श्रवण नालिका। ठीक है, इसमें गई, इसके बाद ये कर्णपट से टकराती है। कर्णपट यहाँ पर कान का पर्दा होता है जिससे ये टकराती है, और टकराने के बाद उसमें क्या होती है, एक प्रकार की वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। उसके बाद 3 प्रकार की हड्डी कान में पाई जाती है, इनस, मेडिस, स्टैपिस। इन हड्डियों का काम क्या होता है, तो जब हमारे कान में कोई ध्वनि आती है, ठीक है, तो मैंने बताया ठोस में उसकी जो होती है स्पीड क्या होती है, किसी भी ध्वनि की बढ़ जाती है। तो अगर हम कान में, या ईश्वर अगर भगवान जिसने भी बनाया है, अगर कान में कोई हड्डी होगी और वही पर्दे में क्या हुआ, जैसे हारमोनियम मैंने बताया था पर्दा होता है, तो वो पर्दे से क्या हुआ कि ध्वनि की स्पीड थोड़ी सी बढ़ी, अंदर कोई ठोस वस्तु मिल जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, प्रबलता और बढ़ जाएगी। ठीक है, उसको ताकत और मिल जाएगी, ट्रांसमिट करने में और जल्दी ट्रांसमिट कर देगी। तो उसके बाद तीनों हड्डियां क्या करती हैं, उसको आगे बहुत जल्दी ट्रांसमिट करती हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है, अंडाकार छिद्र और श्रवण तंत्रिका होती है, जो कि एक वैक्यूम ऐसा क्रिएट करती है जहां पर ये गूंज के रूप में सुनाई देती है। फिर ये कर्णावृत होता है जो घुमा हुआ होता है, यहां पर जाकर के एक संकेत देती है, और ये संकेत हमारे मस्तिष्क में जाता है और हमको वो आवाज समझ में आती है कि वास्तव में वो व्यक्ति कह क्या रहा है। तो जो लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं, पूरी चीज मैंने एक बार बता दी। ठीक है, वाय कण, ये कण कान का वह भाग है जिसे हम कान के बाहरी सिरे पर देखते हैं। वाय कान में कण पल्लव कहलाता है। ठीक है, यह परिवेश में ध्वनि एकत्रित करता है। ठीक है, ये चीज कण पल्लव है, और एकत्रित ध्वनि श्रवण नालिका से गुजरती हुई श्रवण नालिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसको मैंने पर्दा बताया था, उसकी सतह पर टकराती है और उसे क्या कराती है, वाइब्रेट कराती है। और ये किसमें संपीड़न लाता है, तो यही जो आपकी होती है श्रवण नालिका के बाद जो आपकी पतली झिल्ली होती है, जिसे आप कर्णपटा कहते हैं, कर्णपटा तक पहुंचाती है। और जब झिल्ली बाहर की ओर दबाव बढ़ जाता है तो दाब बढ़ने के बाद कर्णपटा अंदर की ओर दबता है। इस प्रकार ये जो कर्णपटा से होती हुई ये कहां पर पहुंची है, मध्य कर्ण में पहुंचती है, जहां पर 3 हड्डियां पाई जाती हैं। हिंदी में मुखदरक, निहाई, वलियक, इससे अच्छा आप इनस, मेडिस, स्टैपिस याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। वहां तक पहुंचती है और ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और कर्णपटा के कंपनों को क्या करती है, दोगुना कर देती है। ठीक है, जो वहां से वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ है वो हड्डियों पर टकराता है और उसकी आवाज को क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और इसके बाद ये क्या करती है, आंतरिक कर्ण में जाती है जहां पर एक घुमावदार नालिका होती है जिसे कर्णावृत कहते हैं। ये क्या कहलाती है, ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और ये जो भी चीजें, जो भी संकेत होता है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और सारी चीजें मस्तिष्क हमारा रीड करता है और चीजें हमको सुनाई देती हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा ध्वनि का चैप्टर पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को सुनिए और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन, हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं, या अच्छा ये बताइए, ध्वनि का कौन सा गुण वायु तापमान बदलने से प्रभावित होता है।
अर्थात किसी भी चीज में वायु और तापमान में जब परिवर्तित कर देंगे तो कौन सी चीज चेंज होगी, तो कौन सी चेंज होगी, तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होगी। इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं कि सोनार में हम किस ध्वनि का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ध्वनि में जाना, क्या क्या जाना, ध्वनि क्या है, ध्वनि के लक्षण क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है, उसकी आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम क्या होते हैं, ठीक है, प्रबलता क्या होती, तारक क्या होती, क्यों हमें ध्वनि तेज, पतली, मोटी, ये सारी चीजें देखी। इसके अलावा हमने देखा श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, और उसके बाद कान के द्वारा कैसे हमको कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसको हमने जाना, ठीक है। तो आज की क्लास सफिशिएंट है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका प्रकाश। बहुत अच्छा टॉपिक है, नहीं प्रकाश नहीं होना चाहिए, हाँ प्रकाश, प्रकाश का विद्युत धारा, जो भी टॉपिक होगा वो आपको बता दिया जाएगा, और फिर वो टॉपिक लेकर के एडॉप ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर हम हाजिर होंगे, और फिर उस पर हम बात करेंगे कि क्या है प्रकाश, क्या है विद्युत धारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप चीजों को अच्छे से अच्छे समझ पाए, ठीक है। और यही आशा है कि आप ज्यादा से अच्छे नंबर भी ला पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।